तो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज के यहाँ पे 5 मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री क्लास 11th के। आज हम चैप्टर करने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड अगर आप नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ ही शुरुआत में अब हमारे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको अगर बात करूं मोल क्या होता है, ये एक तरह की काउंटिंग यूनिट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। सिमिलर टू हाउ अ डजन रिप्रेजेंट 12 आइटम्स, वैसे यहाँ पे मोल होता है। मोल की क्या वैल्यू होती है? दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज n। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है मोल्स। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू द एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू द एवोगाड्रोस नंबर, है ना, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब गैसेस स्टेट में एसटीपी, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस होता है आपका n इंटू 22.4 लीटर। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। हम ये बात कर रहे हैं एट एसटीपी। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अगली जो टॉपिक आता है वो होता है स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। इसमें क्या होता है? ये जो कंसेप्ट होता है स्टोइकियोमेट्री का, ये मेनली डील करता है आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो लॉ लग रही होती है वो आपके यहाँ लग रही होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम आगे भी हम सारी लॉस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक रिएक्शन में आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैसे आपको निकाला जाता है। फटाफट से देखो। सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पे उसको उस डेटा को मोल्स में आपको कन्वर्ट करना होता है, और लास्ट में आपको मोल रेशियो निकालना पड़ता है उस इक्वेशन से अननोन निकालने के लिए। एग्जांपल के तौर पर ये आपका एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपको रिएक्शन हो रहा है आपका N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। यहाँ पे अगर आपका 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ H2 के साथ, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? सवाल हमारा ये है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल टू कोफिशिएंट रेशियो। ठीक है, मोल टू कोफिशिएंट रेशियो मतलब कितने यहाँ पे, अगर मैं N2 की बात करूं, क्वेश्चन में गिवन आपका 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब आपका 1 डिवाइडेड बाय कितने यहाँ पे आपके कोफिशिएंट है? 1, तो दैट इज 1/1, दैट इज 1, तो रेशियो आपका आ गया 1। ऐसे अगर मैं H2 की बात करूं, H2 के केस में आपका यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 बोला, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0.67। तो यहाँ पर आपका स्मॉलर रेशियो जो आया वो H2 का आया, क्योंकि 1 और 0.67 में कौन सा ज्यादा छोटा है? वो है H2, 0.67। तो H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो उस केस में अगर मैं NH3 का यहाँ पे प्रोडक्ट निकालूंगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 3 मोल ऑफ H2 आपका 2NH3 देता है तो 2 मोल ऑफ H2 आपका कितना देगा? तो वो आपका हो जाएगा 2 × 2/3 दैट इज 1.33 मोल्स। ये आपका हो गया लिमिटिंग रीजन के बेस पे स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो अगला क्वेश्चन आपको नीट में काफी ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, है ना। जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है उस कंपाउंड में, एक्चुअल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्चुअल नंबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ये कंपाउंड है, इसके अंदर 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है, साथ साथ आपका यहाँ पे 53% आपका ऑक्सीजन है बाय मास। इसका जो आपका जो मोलर मास गिवन है वो है 180 ग्राम पर मोल। यहाँ पे पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले अगर इसको निकालना है तो सबसे पहले मैंने मोल्स निकाले। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 40% है, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 12, 12 आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन होता है, दैट इज 3.33 आया। फिर मैं H की बात करूं तो 6.7 गिवन है, 6.7 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6.7 ही आ गया। ठीक है, तीसरी बात करूं O की, O कितना गिवन है आपका? 53.3%, 53.3 डिवाइडेड बाय 16, 3.33। अब यहाँ पे आपको जो सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालना है वो आपको सबसे छोटे नंबर से जो है उन सबको इससे डिवाइड करना है। तो 3.33, 6.7, 3.33 में सबसे छोटा कौन सा है? 3.33। तो इन सबको डिवाइड करोगे आप, तो इसके केस में आपका 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 3.3, इसके केस में आपका 2 आ जाएगा, इसके केस में आपका 1 आ जाएगा। तो 1 2 1, तो ये हो गया आपका 1 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया आपका? C तो एक ही बार 1 है, H मतलब 2 है, और O तो CH2O आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप निकाल रहे होते हो तो उसका आपको कुछ नहीं करना होता, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको करना होता है। अब मोलर मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 180, तो 180 डिवाइडेड बाय CH2O निकालो, C मतलब 12 प्लस H2 दैट इज 2, तो 12 + 2 आपका यहाँ पे 14 + 16, 14 + O का 16 हो गया, तो 14 + 16 इज 30, तो 180/30 दैट इज 6। ये आपका हो गया। ठीक है, आपका n आ गया 6। अब आपको 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है इससे, दैट इज C6
H12O6 ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज बात करने वाले हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक आपके रूल्स बता देता हूं कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो आपके यहाँ पे हमेशा सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अब जीरोस की बात करूं, काफी लोग जीरोस में कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे जो जीरोस होते हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, वो आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अगर मान लो एट द एंड इन डेसिमल्स होगा तो वो आपके उस केस में सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। और अगर बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स है, अगर आपका कोई भी जीरो है नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है ना, नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई जीरो आ रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो कुछ बेसिक आपके रूल्स हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब बात करने वाले हम की लॉज ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन से की लॉज हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कहता है, जो मास होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ये कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहती है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से कंपाउंड यहाँ पे कंटेन कर रहा होगा, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, तो ये कहती है हमारी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बात करने वाले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहती है, व्हेन टू एलिमेंट्स जो होते हैं फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड देयर मास रेशियोज आर सिंपल होल नंबर। अगर आपके जो दो एलिमेंट्स है वो फॉर्म कर रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड, तो यहाँ पे उनका जो मास रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर का यहाँ पे रेशियो आ रहा होगा। अब लास्ट में एवोगाड्रोस लॉ जो होती है वो क्या कहती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रहे हैं तो उनके अंदर यहाँ पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा होगा आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारी लॉज बता दी। अब कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आपके मेन जो मेजर फॉर्मूले आपसे जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको लिखना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स याद रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। उसके बाद मोलैलिटी बात करूं जो कि स्मॉल एम होता है, मोलैलिटी आपका स्मॉल एम होता है। अब स्मॉल एम का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम ऊपर लिखा है, पर नीचे क्या होता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो भी किसमें, केजीज में, केजीज में होता है। ये आपका मोलैलिटी हो गया। लास्ट में नॉर्मेलिटी की बात करूं तो कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मेलिटी आपको करना है मोलैरिटी इनटू द एन फैक्टर, ये आपका होता है नॉर्मेलिटी। ये बेसिक से आपके जो फॉर्मुलेज हैं जो कि कई बार आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स में पूछे जाते हैं। आपकी लास्ट में आइडियल गैस इक्वेशन, ये कुछ नहीं कहती, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आपने बहुत बार आपने सुना होगा, तो यही आपकी होती है आइडियल गैस इक्वेशन। पी आपका यहाँ पे प्रेशर होता है जो कि एटीएम में लिया जाता है, वॉल्यूम वी आपका वॉल्यूम होता है जो कि लीटर में लिया जाता है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर जो होता है आपका वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की, जो कि यहाँ रखोगे टी मतलब टेम्परेचर हो गया जो कि केल्विन में लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बनता है डेंसिटी के टर्म्स में, है ना। तो डेंसिटी टर्म्स में आपका जो बनता है फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ द गैस, दैट इज डी इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी। अब यहाँ पे पी वही आपका प्रेशर हो गया, एम आपका मोलर मास हो गया, आर आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट हो गया, टी आपका टेम्परेचर हो गया, एम मोलर मास तो पता ही आपको, मास अपॉन मोल्स, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। एन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपका मोलर मास निकालोगे तो वो होगा आपका हो जाएगा मास अपॉन मोल्स, मास, तो एम आपका हो जाएगा मास अपॉन मोल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया, ये रहा आपको, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मेन चीजें जो आपको पढ़नी है रिवीजन के लिए वो आपके यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, दोस्तों में शेयर करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट फॉलो कर दे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ऐसी प्यार दिखाते रहो। फिजिक्स की 5 मिनट रिवीजन सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुकी है, उसको जाकर प्यार दो, ऐसी केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे गुड बाय बाय।